तो एनर्जी मोमेंटम में बेटा स्टार्ट करने के पहले तो हम लोगों ने एक बेसिक जो है ध्यान दिया होगा। जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे हम लोग तो वहाँ पे वर्क डन लिखा था, वर्क डन बाई फोर्स एफ। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन सबसे पहले बात आएगी बाई फोर्स एफ। तो पहला केस ले रहे हैं व्हेन फोर्स एफ इज कांस्टेंट, when f is constant। क्या होता है कि जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, इसका मास m है और इस पर कोई फोर्स लग रहा है f, जो कि x डायरेक्शन से एंगल बना रहा थीटा, और किसी t टाइम पे ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहाँ पे वी अंडर कांस्टेंट फोर्स, अंडर कांस्टेंट फोर्स ये पहुंच गया, ये एंगल थीटा ही है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कहेंगे फोर्स एफ इज कांस्टेंट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड s। तो वर्क डन बाय फोर्स जो लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स एफ। यही फोर्स कौन सा फोर्स है, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, या इसी को कहते हैं एफ एक्सटर्नल। दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब लिखा गया था ए डॉट बी, ए डॉट बी लिखा गया था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, या इसको हम सिंपली ए बी कॉस थीटा लिखते थे, ए बी कॉस थीटा लिखते थे। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो कि नोट करो, इसमें फिर अलग अलग केस बताते हैं। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स सिंपली होता है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। और इससे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वो डिपेंड करेगा बेटा, वो डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, या 90 है, या 90 से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो सकती है। ऐसा हो सकता है ना। तो जो यहाँ पे वर्क डन हम लिखेंगे वो बेसिकली हमारा आया, वर्क डन की बात जो हुई वो हुआ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम कहें यहाँ पे कि केस 1 व्हेन एंगल बिटवीन केस 1 व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 से 90 के बीच में है। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गया, ये कांस्टेंट फोर्स के कारण बात कर रहे हैं पहला केस, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 हो गया, सिंपली हम कह दें, अब जैसे मैन है, मैन खड़ा हुआ, इसके सर पे एक 10 kg का वेट है, 10 kg का वेट है, तो इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा। तो वर्क डन बाय वेट अगर हम कहेंगे, मैन लेके वॉक कर रहा है, यहाँ पहुँच गया, कहीं पे यहाँ पहुँच गया 10 kg का वेट ले करके, तो डिस्प्लेस तो हुआ ये ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस हुआ एस, लेकिन इसका वर्क डन बाय वेट अगर हम बात करेंगे तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल।
तो वर्क डन फिजिक्स के टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज 90, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसे कहा जाए वर्क डन, फाइंड वर्क डन, तो पहली बात आएगी बाई विच फोर्स। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि वर्क डन बाई विच फोर्स। तो यहां पे जैसे अब वेट अगर कहा जाए, वेट जो ऑब्जेक्ट का है तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो दोनों के बीच 90 है, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो फिजिक्स में हम कहेंगे जीरो वर्क डन हुआ। अगर यही थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाए, 180 से कम हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाए, 180 से कम हो जाए, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, तो हम कहेंगे वर्क डन जो होगा एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो कॉस थीटा जो होगा 90 और 180 के बीच बेटा होता है निगेटिव, दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, -1 से ग्रेटर होगा। अगर ये थीटा 180 पे नहीं है तो माइनस इससे ग्रेटर होगा, लेस देन जीरो होगा, मतलब निगेटिव वैल्यू आएगी। तो वर्क डन वाई डब्ल्यू विल बी निगेटिव, डब्ल्यू विल बी निगेटिव, निगेटिव वर्क डन हम कहेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट हो रहा हो राइटवर्ड डायरेक्शन में और इस पर फोर्स लग रहा हो, कोई वेलोसिटी दे दिया गया, इनके बीच का एंगल, जैसे हम कहते हैं यही ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ वेलोसिटी दे दी गई और फोर्स इधर लग रहा, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, फोर्स इधर लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस जब होगा, यहाँ से ये डिस्प्लेस हो गया, मान लो एस इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन ये हो गया, फोर्स इधर लग रहा, तो वर्क डन बाई जब फोर्स कहेंगे तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फोर्स का ही है, इनके बीच थीटा 90 से ज्यादा है, तो वर्क डन बाई फोर्स जब विल बिकम निगेटिव। क्लियर बिल्कुल। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, तो ये हो जाएगा फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, और पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, इट विल डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, इट विल डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन। अब यहां पे देखो, अगर फोर्स एसआई यूनिट में न्यूटन है, इफ एफ इज इन न्यूटन, न्यूटन, एस इज इन मीटर, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन इन न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, या इसी को कहेंगे जूल, इसी को कहेंगे जूल, वर्क डन को कह देंगे जूल। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होगा जूल, 1 न्यूटन मीटर इज 1 जूल। वन न्यूटन मीटर इज 1 जूल। मिटाए बेटा पूरा। भाव तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, ध्यान रखो। गुड। अब जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है और ये रफ है, इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास m है, m इज 10 kg, g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका हाइट दिया है, जहाँ से प्लेस रिलीज किया गया है, ये हाइट दिया है 10 मीटर, और ये एंगल है 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। इसको रिलीज किया गया रेस्ट से, रिलीज्ड। अब पूछा जा रहा है बेटा
फाइंड वर्क डन बाय वेट, नीचे तक आने में, यहां तक आने में वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बाय नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा कहा जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force to displace it from A to B, to displace it from A to B, A से B तक आने में कितना वर्क डन होगा तीनों के कारण। डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे 20 मीटर। अब एक बात ध्यान दो, जब इसको यहां से रिलीज किया गया और यहां तक ये पहुंचाती है, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो वर्क डन। अब इसका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसका वेट लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और mg का हम कहेंगे कंपोनेंट। ध्यान देना बेटा, ये एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री तो इधर हो जाएगा mg, ये 30, ये 60, ये 30, mg साइन 30, n की वैल्यू हो जाएगी mg cos 30 हो जाएगी, mg cos 30 हो जाएगी इस डायरेक्शन में, साइन 30 हो गया mg/2, m दिया 10 10 10 100/2 तो हो गया 50 न्यूटन। mg cos 30 लिखेंगे तो 100 इंटू √3/2, ये हो गया 50√3, 50√3 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक म्यू दिया, इसका मतलब स्टैटिक काइनेटिक दोनों सेम है, दैट इज म्यू के n1। म्यू के कितना है 0.1 इंटू n1, n1 कितना है बेटा 5 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन फोर्स। अब एक बात देखो, वर्क डन बाय वेट, वेट को हम कह सकते हैं या तो फिर हम बता दें वर्क डन बाय वेट डायरेक्टली, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा mg इसका वेट, और डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हुआ कितना 10 मीटर, तो वर्क डन बाय, अरे सुनो बेटा, सुनो पहले सुनो तो सही। क्या कह रहा हूं कि mg जो इसका वेट है, वेट के कारण वर्क डन कह दें तो mg डाउनवर्ड लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में इधर वेट लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के बीच एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ s वेक्टर और फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आया 60 डिग्री। तो वर्क डन बाय वेट जब कहेंगे, वर्क डन बाय वेट तो क्या लिखोगे, फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना है 20 इंटू cos 60, दोनों के बीच का एंगल cos 60 हुआ 1/2, तो 100 इंटू 10 कह सकते हैं, 100 इंटू 10 मतलब वेट इसी डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 10 मीटर हाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ और वेट इसी डायरेक्शन में 100 न्यूटन हुआ। तो वही बात आई कि जो हम कह दें कि 100 न्यूटन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, पहली बात तो यह आ गया 1000 जूल। अब देखो, अगर कोई कहता है नहीं सर हम लिखते हैं mg साइन cos 30 इधर है, mg साइन 30 इधर, इसी फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो mg साइन 30 और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है 90, तो वर्क डन बाई mg साइन 30 क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये वाला
ये बात कह रहे हो? हाँ, mg sin 30। तो ये हो गया बेटा आपका 50 न्यूटन और ये हो गया आपका 50√3। अच्छा, ये कह रहे थे। अब हमने सोचा कि आगे की बात ये देखो, अब ये mg cos 30 के कारण क्या हो जाएगा बेटा वर्क डन? mg cos 30 इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसके कारण वर्क डन हो गया 0। mg sin 30 के कारण वर्क डन होगा, क्यों होगा? क्योंकि mg sin 30 और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे mg sin 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे बेटा? mg sin 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर। ये हो गया 100। इस तरह से भी वर्क डन लिख सकते हो, 100 इंटू 1/2 इंटू 20, तो तब भी आ गया बेटा वही 1000 जूल। समझ गए? इस तरीके से वर्क डन बाई वेट हुआ, वेट। चाहे mg के कारण लिखो तो इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट लोगे तब भी वही आएगा। mg इधर है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख दिया 10 मीटर, तब भी वही आएगा। इसको दो कंपोनेंट लिख दिए तो एक कंपोनेंट के कारण 0 आ जाएगा, एक के कारण आएगा, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और mg sin 30 दोनों एक ही डायरेक्शन में, तब भी वही आएगा। वर्क डन बाई n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और n के बीच एंगल कितना है? 90। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और n इस पे इधर एक्ट कर रहा, दोनों के बीच एंगल कितना है? तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? तो वर्क डन हो जाएगा 0। वर्क डन हो जाएगा 0। वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करें, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। n की वैल्यू क्या होगी? mg cos 30 कितना होगा बेटा? n होगा mg cos 30, तो n इज इक्वल टू mg cos 30। mg हो गया 100 इंटू √3/2, ये आ गया 50√3, और इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू n, तो ये हो जाएगा 0.15√3 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स ये आया बेटा 5√3। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है ब्लॉक पे? इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है? डाउन टू इंक्लाइन। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? हाँ बेटा 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम नेगेटिव। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स विल बिकम नेगेटिव। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ पे लिख देंगे 5√3, तो फ्रिक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है 20 और इनके बीच का एंगल है 180। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका s इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 180 है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 5√3 फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 इज -1, तो -100√3 जूल। ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स आ गया। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन 0 आ जाएगा। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। क्यों? क्योंकि n और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 है। सिंस एंगल बिटवीन n एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन आ जाएगा 0। मिटाएं बेटा इसको। दूसरा देखो, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, ये तो हम लोगों ने बात की वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स।
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब जैसे कोई भी पाथ ले ले बेटा, कोई पाथ ले लेते हैं, कहीं से ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया गया F और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ कहीं पहुँचा तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मान लो चेंज हो रहा है, इधर कहीं पे F3 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यहाँ कहीं पे फोर्स इधर लग रहा है। ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि फोर्स इसको Fn लग रहा है। अब डिफरेंट फोर्स हम A पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं, B तक। तो वर्क डन बाई फोर्स लिखना है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करने लगा, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या करते हैं बेटा कि स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फोर्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो कैसे लिख रहे हैं, इसको छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पे ये कह सकते हैं कि जब ये डिस्प्लेस हो रहा है, dr1 कह दें, तो उस dr1 के लिए हम क्या कह सकते हैं बेटा, फोर्स F1 इज कांस्टेंट, तो हम dw1 कहेंगे, dw1 इज F1 डॉट प्रोडक्ट dr1, ये लिख सकते हो। बहुत ही स्मॉल, F डिपेंड कर रहा है R पे, लेकिन बहुत छोटा अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वी कैन एज्यूम कि फोर्स विल रिमेन सेम। dw2 कहें तो F2 डॉट प्रोडक्ट dr2, ऐसे लिखते जाएं। nth डिस्प्लेसमेंट के लिए Fn डॉट drn। तो टोटल वर्क डन, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तो W टोटल अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे dw1 प्लस dw2 dwn, टोटल वर्क डन। तो बेसिकली जो टोटल वर्क डन को ऐड कर रहे हैं, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। मतलब वो ऐड किया जा रहा है, स्मॉल वर्क डन ऐड किया जा रहा है, सम किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन, जो हम दिखाते हैं यहाँ पे समेशन, सम हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो वर्क डन टोटल जो होगा, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, एज ए फंक्शन ऑफ आर कह दें, या हम कह दें, हाँ आर का फंक्शन है dr डॉट dr, कहाँ से कहाँ ले जाना है, ए से बी, तो टोटल वर्क डन आ गया। फोर्स आर के फंक्शन में डॉट प्रोडक्ट विद dr, और इसको हम कह सकते हैं टोटल वर्क डन। ये टोटल वर्क डन आ गया, ये क्या हो गया। यहां तक लिखो बेटा, 1 मिनट लिखो, एक बार इसको देखो, फिर हम अभी इसको और एक्सप्लेन करते हैं। लिख लिया,
ये जो वर्क डन लिखा गया, वर्क डन जो हमने इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा, अगर फोर्स वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो एफ का फंक्शन और डॉट डी आर लिखेंगे। इसी एफ को हम कह सकते थे, इसी को हम कह सकते हैं अलोंग एक्स। तो वर्क डन अलोंग एक्स एफ एक्स डी एक्स कह सकते हैं, फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ऐसे ही लिख सकते हैं फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। इसी को कह सकते हैं वर्क डन अलोंग वाई डायरेक्शन, फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन डॉट डी वाई। डी वाई के लिए फोर्स वाई को कांस्टेंट मान रहे हैं। ए टू बी वर्क डन अलोंग जेड डायरेक्शन, यहाँ फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट विद डी जेड। ए टू बी मतलब हम डी जेड के लिए एफ जेड को कांस्टेंट मान रहे हैं, या डब्ल्यू टोटल कह दें, टोटल वर्क डन। तो इसको हम लिख सकते थे एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप ए टू बी, ऐसे भी लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट विद डी आर, डी आर को क्या कह सकते हो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, वेक्टर टर्म है। ये बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, सच बताना। डी आर क्या हुआ 3 डायमेंशन में, जैसे डी आर वेक्टर कह दिया, एक्स वाई में कह दे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये कैसे कह दिया जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हम कह रहे हैं डी आर, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो इसका एक कंपोनेंट डी एक्स आएगा, एक डी वाई आएगा। तो डी आर वेक्टर को हम कह सकते थे, ये बड़ा दिखा रहे हैं, डी आर वेक्टर कह सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, लिख सकते हो कि नहीं। थ्री डायमेंशन में उसी को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी एक्स के कैप। तो डी आर इज वेरी स्मॉल, तो उसके लिए हम ये कांस्टेंट मान रहे हैं एक्स वाई जेड का, तब भी यही वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, एफ एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप, तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस एफ वाई डी वाई हो जाएगा प्लस एफ जेड डी जेड हो जाएगा, यही हो जाएगा बेटा ना। आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, बाकी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर बात। देखो बेटा कहीं भी किसी कुछ डाउट है तो बोलो। कुछ भी कहीं पे भी। अब ये बताओ वर्क डन इसका मतलब क्या हुआ। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का कोई कर्व है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं, मिटाएं बेटा इसको, बोलो। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन हम कहेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल गिव अस वर्क डन। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज ए एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। work done is area of force and displacement graph, area under force and displacement graph, that will give us work done. वर्क डन इन अब वर्क डन जैसे होता है कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाए तो वर्क डन को क्या कहेंगे, किस फोर्स के कारण वर्क डन हुआ। तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है कि जैसे
ये लिख लिया बेटा सबने? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, अब ध्यान देना, जैसे हम कह दें कि एक यहाँ पे ब्लॉक प्लेस्ड है, ब्लॉक प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक मैन है और वो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। ये ब्लॉक हुआ डिस्प्लेस यहां से बेटा, यहां पहुंचा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये कहेगा कि मैन जो इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो बेसिकली इसने कुछ वर्क किया कि नहीं किया डिस्प्लेस करने में, बोलो। तो जो डिस्प्लेस करने में इसने वर्क किया, तो इसका कुछ स्टेट चेंज हो गया। मान लो पहले रेस्ट में रहा होगा, इस पे फोर्स एफ लगाए हुए है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, और इनिशियल मान लो 0 है, और इसको कह दें या v इनिशियल कह दें, यहाँ पे हम कह दें v फाइनल। अब बताओ कि जो इनिशियल डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो ये ऑब्जेक्ट जो हुआ, ये फोर्स लगाया यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, इसने वर्क किया, फिर इसको लगेगा कि जो हमने वर्क किया वो वर्क कहां चला गया, भाई इसने वर्क किया, धक्का दिया, उसको दौड़ रहा है, लेके जा रहा है, फोर्स कांस्टेंट लगा रहा है, ब्लॉक को ले गया, जब मतलब 100 मीटर तक भी ले जाएगा तो थक जाएगा, टायर्ड होगा। इसने वर्क किया कि नहीं किया, किया, क्योंकि फिजिक्स के भी टर्म में कहे जिधर फोर्स लगा रहा है उधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क किया इसने, तो वर्क किया, तो ये पूछ रहा है कि जो हमने वर्क किया वो कहाँ गया, जो हमने वर्क किया वो वर्क कहाँ गया, तो क्या कहोगे, वर्क बेसिकली बिल्कुल चेंज होगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो गई। बेसिकली जो वेलोसिटी पहले थी उसी डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो वर्क किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो वर्क डन इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफर। क्या है, वर्क डन इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफर, वर्क डन इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। बेसिकली क्या हुआ कि इसने जो वर्क किया ब्लॉक पे, जो फोर्स लगा के दौड़ रहा, तो इसने क्या किया, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, तो उसके कारण क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़